ओके, देखिए आज बच्चों डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है हमारा एक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट स्टेज ऑफ कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, उसकी ट्रीटमेंट की। जैसा कि हमने डाइगॉक्सिन को पढ़ा, वो एक ड्रग थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसका डिटेल से समझा। अब हम बात करेंगे डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स किस मैकेनिज्म के आधार पे एक्यूट CHF में यूज की जाती हैं। तो देखिए सबसे पहले हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए कि आपका एक्यूट ट्रीटमेंट का गोल क्या था। तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, द गोल वाज टू इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन, कि हमको किसी भी तरीके से, देखिए ओवरऑल CHF में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है कि कार्डियक आउटपुट क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, और जिसकी वजह बताई गई कि हो सकता है वेंट्रिकल की मसल में कोई प्रॉब्लम हो और वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट ना हो पा रही हो या प्रॉपरली डायलेट ना हो पा रही हो, ताकि फिलिंग प्रॉपर ना हो, और फिलिंग जब नहीं होगी तो इजेक्शन प्रॉपर नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, क्या पेरीफेरी की ब्लड वेसल्स में कॉन्जेशन है, एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन है, उनकी जो ल्यूमेन है वो नैरो है, और जिसकी वजह से आफ्टर लोड बढ़ गया, मायोकार्डियम का वर्क बढ़ गया, तो उसकी वजह से वो भी एक प्रॉब्लम है। तो ओवरऑल एक्यूट CHF का जो ट्रीटमेंट का टारगेट था, सबसे पहले हमने कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाया विद द हेल्प ऑफ व्हाट, हम क्या एक मैकेनिज्म देख चुके हैं, डाइगॉक्सिन के डिटेल मैकेनिज्म, जिसको हम बोलते थे आयनोट्रोपिक ड्रग। इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन आयनोट्रोपिक एजेंट है। अब दूसरा इसका गोल हमारा है कि हमको एनी हाउ वी हैव टू डिक्रीज द कॉन्जेशन। डिक्रीज द कॉन्जेशन, कॉन्जेशन मतलब पेरीफेरल रेजिस्टेंस के कॉन्जेशन की बात कर रहा है। तो यहां पे हम ड्रग जो अपनी टारगेट करेंगे वो हम यूज करेंगे डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द कॉन्जुगेशन नॉट डिक्रीजिंग द कंजेशन को ये डिक्रीज करेंगे। अब देखिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि CHF के केस में जो वेंट्रिकल में प्रॉब्लम आ रही है, मींस डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट का जो इशू है, वो हो सकता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में हो या हो सकता है आपके राइट वेंट्रिकल में हो। तो दोनों के बेसिस पे कि लेफ्ट में है या राइट में है, उसी आधार पे आपको कई बार कॉन्जेशन की प्रॉब्लम होगी। कैसे, देखिए मैंने यहाँ पे सिंपलेस्ट डायग्राम बना के रखा। ये आपका 4 चेम्बर हार्ट है, 2 इधर 4 चेम्बर्ड हार्ट है। सबसे पहले मैंने जो सर्कुलेशन दिखाना चाहा वो आपको दिखाना चाहा पल्मोनरी सर्कुलेशन। दिस इज पल्मोनरी आर्टरी coming from right ventricle, and this is lungs, this is pulmonary vein, and this is left atrium। तो बच्चों देखिए सबसे पहला हम केस उठाते हैं कि सपोज करिए कि आपका जो वेंट्रिकल का इशू है वो किसका है, राइट वेंट्रिकल का है। तो बच्चों देखिए अब प्रॉब्लम कहाँ होगी, जब सबसे पहले हम पिक करते हैं क्या पिक करते हैं, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल के लिए वो डायग्राम है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारे इशू है, मतलब इस पर्टिकुलर मसल में हमारे क्या है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इन्फार्क्शन है या कुछ भी हो सकता है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, इस्कीमिक मसल है, इसकी प्लेक डिपोजिशन है, प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं है, कोई भी रीजन है, उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम है। तो कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से इस मसल में आपके प्रॉपर सफिशिएंट एनर्जी ये जनरेट नहीं कर पा रही है। और बच्चों जब ये एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएगी, चूंकि इसका काम क्या है कि कहाँ थ्रो करना ब्लड को, यहाँ पे, और ये क्या है, एओर्टा। तो जब ये प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी तो क्या एओर्टा में प्रॉपरली ब्लड जाएगा? नहीं। लेकिन हर बार ब्लड तो इधर से ऊपर से एट्रियम से आ रहा है, मींस धीरे धीरे ब्लड की यहाँ क्या होगी, फिलिंग होगी, रिमेनिंग जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड होगा धीरे धीरे स्टोर होता जाएगा, क्योंकि बैकवर्ड साइड से ब्लड तो प्रॉपर आ रहा है लेकिन इजेक्शन इसका प्रॉपर नहीं हो रहा है, बिकॉज द इशू इज इन लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ ब्लड बढ़ता जाएगा तो वो प्रेशर किधर करेगा, प्रेशर किधर अप्लाई होगा, बैकवर्ड साइड में इधर, और वो प्रेशर किधर शिफ्ट होगा, इन द पल्मोनरी सिस्टम, एंड फ्रॉम द इन द पल्मोनरी सिस्टम ऑल द प्रेशर विल कम टू द लंग्स, और यू कैन से द इन द पल्मोनरी एरिया
ड्यू टू द improper functioning of the left ventricle there will be accumulation of blood because there will be improper ejection of blood leads to the accumulation of blood apply the pressure not in a forward direction but in a backward direction क्योंकि प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं रही है, तो प्रेशर किधर लगा, पीछे की तरफ, और थ्रू आउट द पल्मोनरी एरिया मीन्स लंग्स, थ्रू आउट द पल्मोनरी एरिया ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रेशर देयर विल बी लीकिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड एंड दिस लीकिंग लीड्स टू व्हाट, एडेमा, and this is called because this edema is around the lungs or in the lungs, that's why we called this kind of edema is pulmonary edema. So wise doctor होगा वो अगर किसी congestive heart failure का पेशेंट है तो अगर उसको देख के वो बताता है कि there is a congestion in their chest area, then probably he can think that most probably इसका कौन सा वेंट्रिकल डिसफंक्शन है, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से अगर सीएचएफ का प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है, इशू हो रहा, देन देयर विल बी पल्मोनरी एडेमा, राइट। तो ये पल्मोनरी एडेमा मींस कॉन्जेशन इन द चेस्ट एरिया इन द लंग्स। ये आपको क्या प्रॉपर समझ में आ गया जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल डिसफंक्शन है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी जो ये तो प्रॉपर फंक्शनिंग है लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे इम्प्रॉपर फंक्शनिंग क्या है, राइट वेंट्रिकल, मीन्स राइट वेंट्रिकल इज डज नॉट एबल टू जनरेट द सफिशिएंट प्रेशर, क्योंकि ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी एरिया में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा, देन लंग्स से आपका वो उधर जाएगा पल्मोनरी वेन में और फिर इसमें आएगा लेफ्ट एट्रियम में। तो जब ये इम्प्रॉपर वर्किंग है कौन, राइट वेंट्रिकल, देन देयर विल बी गैदरिंग अप अगेन ब्लड and this gathering will shift the pressure in the backward direction में यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा और ये प्रेशर शिफ्ट कहाँ होगा, इन द वीनस सिस्टम, क्योंकि वीनस सिस्टम से ही ब्लड राइट एट्रियम में आ रहा है और दिस इज राइट एट्रियम। तो बच्चों जब राइट वेंट्रिकल में सीएचएफ का इश्यू होगा देन द प्रेशर विल जनरेट इन द ऑल द वीनस सिस्टम एंड वीनस सिस्टम को वी कैन से इन द होल body and this will leads to whole body edema और we can say legs में लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में क्या होगी, स्वेलिंग होगी। तो जब कभी होल बॉडी एडेमा हो दैट इज अ यूनिक साइन ऑफ राइट वेंट्रिकल डिसफंक्शन। व्हेन देयर इज अ पल्मोनरी एडेमा then there will be a unique sign of left ventricle dysfunction। तो ये एक प्रॉपर डिफरेंस है। अब देखिए, अब बात आई बच्चों की डायूरेटिक्स का क्या यूज है। तो डायूरेटिक्स को हमको पता है कि डायूरेटिक्स वो एजेंट्स होते हैं जो यूरिनरी फॉर्मेशन को या यूरिनरी आउटपुट को इंक्रीज कर देते हैं। और बहुत सिंपल सी बात है कि जो यूरिनरी फॉर्मेशन होता है वो ओवरऑल ब्लड प्लाज्मा से होता है। तो जब यूरिनरी आउटपुट बढ़ जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम ओवरऑल क्या होगा, कम होगा, और जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा सो देयर इज अ लेस प्रोबेबिलिटी कि जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा मींस जब यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम ही कम है तो क्या वेनस रिटर्न प्रॉपर होगा, नहीं होगा। अब डायूरेटिक क्या कर रहा है, डायूरेटिक्स जब ब्लड वॉल्यूम को कम कर रहा है, डायूरेटिक्स ने क्या कर दिया, ब्लड वॉल्यूम को कम कर दिया बाय इंक्रीजिंग द यूरिनरी आउटपुट। तो जब ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, यूरिनरी आउटपुट बढ़ गया, तो ब्लड वॉल्यूम कम होने से हम ये कह सकते हैं क्या कि वेनस रिटर्न का जो प्रेशर था या वेनस रिटर्न का जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ वेनस रिटर्न ऑल्सो क्या होगा, लेस होगा। वेनस रिटर्न कम होगा तो कार्डियक फिलिंग कम होगी, कार्डियक फिलिंग कम होगी तो प्री लोड कम होगा, राइट। और जब प्री लोड कम होगा तो कई बार आपके हार्ट को, जो हार्ट की मसल पुअर हैं, वीक हैं, जो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही हैं, जब आपने उसके अंदर का प्री लोड कम कर दिया तो ये उसके लिए एक आपने हेल्प कर दी। अब मसल उस लेस वॉल्यूम ऑफ ब्लड को प्रॉपरली इंजेक्ट कर पाएगी, क्योंकि लार्जर वॉल्यूम ऑफ ब्लड को प्रॉपरली इंजेक्ट करने के लिए उसके पास सफिशिएंट पावर या एनर्जी नहीं है। तो इस तरीके से प्री लोड कम करके आपने क्या रिड्यूस किया, सिम्पटम्स, राइट।
तो सिम्टम क्या, तो बेसिकली जैसे इस एडिमा की वजह से क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा की वजह से कॉन्जेशन होगा, कॉन्जेस्टिव सिम्टम होगा, टाइटनेस ऑफ चेस्ट, हैवीनेस ऑफ चेस्ट, ये फीलिंग होगी। तो उस तरीके से आप क्या डायूरेटिक का यूज करके सिम्टम को, CHF के सिम्टम को, बेसिकली कौन से सिम्टम को, कॉन्जेस्टिव सिम्टम को आप क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो ये एक बात है। देखिए जो डायूरेटिक्स में बेसिकली जो लूप डायूरेटिक्स होती हैं, डायूरेटिक्स की अपनी कैटेगरी है जिसमें लूप डायूरेटिक्स और मीडियम सीलिंग होती हैं। तो लूप डायूरेटिक्स जो होती हैं बेसिकली लाइक फुरासमाइड, तो वो ब्लड वॉल्यूम को तो कम ही करती हैं, साथ ही साथ वो वीनो डायलेटर भी होते हैं। वीनो डायलेटर मीन्स वेन्स को डायलेट करती हैं। और सीधी सी बात है कि जब कोई लूप डायूरेटिक वेन्स को डायलेट करेगी, अगर ये वेन्स डायलेट होंगी तो वेनस रिटर्न, ये जो मैंने बताया ओवरऑल ये चीज़ें होंगी, राइट। तो ओवरऑल डायूरेटिक, अच्छा एक चीज़ और लिखा है डायूरेसिस। डायूरेसिस के पहले वो वीनो डायलेटर करके वीनो डायलेशन इफेक्ट देके क्या कम करती हैं, प्रीलोड। डिस्पनिया मतलब जैसे आपका CHF के पेशेंट को अगर पल्मोनरी एडिमा है, मीन्स उसका डिसफंक्शनिंग कहाँ पे है, किस वाले पार्ट में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और ज़्यादातर डिसफंक्शनिंग के केसेस 95% ऑफ द केसेस लेफ्ट वेंट्रिकल में ही डिसफंक्शनिंग के होते हैं, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ही ऐसा चैम्बर ऑफ हार्ट है जिसको कंटिन्यूअस प्रेशर के साथ, एनर्जी के साथ होल बॉडी में ब्लड को शिफ्ट करना होता है। तो कभी कभी ये प्रॉब्लम राइट वेंट्रिकल की भी होती है। तो इस तरीके से अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का इशू है और उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सोने में तकलीफ है, मीन्स इम्प्रॉपर स्लीप है उसकी, क्योंकि यहाँ पे कंजेशन फील होता है चेस्ट में, तो आप उस डायूरेटिक्स को देके आप उसको डिस्पनिया में, डिस्पनिया मीन्स इम्प्रॉपर स्लीप, उसमें आप उसको क्या प्रोवाइड कर सकते हो, रिलीफ कर सकते हो, राइट। तो ये आप वहाँ से दे सकते हैं। जो साउंड कई बार चेस्ट में, लंग्स में फ्लूइड फिल्ड होने से कई बार साउंड भी आता है, तो उस चीज़ से हम रिलेट करते हैं डिस्पनिया को। तो ये डायूरेटिक्स ने ओवरऑल क्या किया, वेनस रिटर्न करके प्रीलोड को कम कर दिया, तो इससे आपकी हेल्प हो गई। एंड कुछ हद तक इसने और क्या कम किया, कॉन्जेशन को कम करके आफ्टर लोड को भी कम किया, मीन्स इसने हार्ट के मसल को हेल्प की, क्या उसके वर्किंग इफिशिएंसी को, वर्किंग लोड को कम करने में, प्री लोड और आफ्टर लोड को कम करके। तो इस तरीके से डायूरेटिक्स है। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि डायूरेटिक्स में बेसिकली CHF में जो हमारा क्या हो जाता है, डायूरेटिक्स का ट्रीटमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें एक सिम्टम होता है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, जैसा कि मैंने इसमें अलग अलग बताया, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डायूरेटिक्स। आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको कंटेंट अगर समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।